फंगस का बॉडी मेडअप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बंच और सिंगल ट्यूबुलर इलांगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमने हाइफा नाम दिया। जब हाइफा स्टार्ट हो ही गया है और बातें करते हैं, कितनी बातें करते हैं और ज्यादा बातें करते हैं। हाइफा सिंगुलर में, हाइफे प्लूरल में। थोड़ा सुनिएगा, हाइफे या हाइफा, हाइफा इट इज ट्यूबुलर elongated single thread like filamentous structure of fungus thallus. It also show branching. Hypha can be branched also. ठीक है, हाइफा जो है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, इसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ के रखिएगा प्लीज। इसमें जो है फंगस के थैलस में ये हाइफा, सिंगल हाइफा ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच हाइफा। बात समझा। एंड हाइफा का फॉर्मेशन होता है स्पोर के जर्मिनेशन से। थोड़ा सुनिएगा, हाइफा formed due to germination of spore, स्पोर क्या है क्या नहीं है हम आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डील करेंगे। सो फंगस स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। स्पोर मेन पेरेंट थैलस से डिस्पर्स होकर फॉल डाउन होगा सॉइल में सबस्ट्रेटम पर और स्पोर जर्मिनेट होकर बना लेगा हाइफा। हाइफा जो है ब्रांच होंगे और स्प्रेड होगा, नेटवर्क बनाएगा, पूरा बॉडी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंगस बनेगा, जिसको माइसिलियम बोलते हैं। हाइफा, हाइफा समझा कि नहीं? बात आगे ले चल रहा हूं, समझ के रखिएगा प्लीज, ये इरेज कर रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। हाइफा, हाइफा 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 क्या है? सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस थैलस। हाइफा दो टाइप का, हाइफा को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, स्पोर जर्मिनेट होके बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट होके बनाएगा इलांगेटेड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफा बोला। कैसे बनेगा देखते हैं। ये यहां पर स्पोर है, कंसीडर कर रहा हूं, ये है एक स्पोर और ये स्पोर जर्मिनेट हो रहा है। स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर जर्मिनेशन के समय जो स्पोर में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, दो न्यूक्लियाई में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। स्पोर जर्मिनेट होगा, हो रहा है, लेंथ ऑफ हाइफा बढ़ रहा है, न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हुआ कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, स्पोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे जर्मिनेशन के थ्रू जो हाइफा बन रहा है वो इलांगेट हो रहा है। बार बार, कई बार 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 न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें एक टाइप का हाइफा मिला, हमें एक टाइप का हाइफा मिला, जिसमें थ्रूआउट हाइफा देयर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। थ्रूआउट हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा इन कॉमन साइटोप्लाज्म, throughout length of hypha in common cytoplasm many nuclei are suspended। बात पकड़िएगा प्लीज। ये यहां पर स्पोर है, पता चला स्पोर कहां पर है? यहां पर, बताओ तो सही कहां पर है? ये यहां पर स्पोर है। स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर में जो सिंगल न्यूक्लियस था वो कैरियोकाइनेसिस करके दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
स्पोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जहां पर फॉल डाउन है जिस सबस्ट्रेटम पर, जिसकी वजह से जर्मिनेशन के थ्रू जो हाइफा बन रहा है उस हाइफा का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस फिर से दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ और फिर से साइटोकाइनेसिस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्पोर जर्मिनेशन हो रहा है, हाइफा का फॉर्मेशन हुआ। ईच टाइम न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसे में हमें एक टाइप का हाइफा मिला, जिसमें थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा ड्यू टू साइटोकाइनेसिस द लेंथ ऑफ हाइफा इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल में डिवाइड हो चुका है। बात पकड़िएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रहा है कैरियोकाइनेसिस को। तो बात समझिएगा, यहां पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, यहां पर मैं कुछ ज्यादा ही बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक हाइफा है, यहां पर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन प्रेजेंट है, बट साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेल वॉल का फॉर्मेशन एब्सेंट है। इसकी वजह से हमें क्या मिला? हमें मिला मल्टी न्यूक्लिएट। हमें मिला यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा। इस मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा जिसमें सेल इंटरनली सेल वॉल नहीं शो कर रहा है, इंटरनली पार्टीशन नहीं शो कर रहा है, इसलिए हम इस हाइफा को नाम देने वाले हैं असेप्टेट हाइफा। क्या नाम दिया? जल्दी से बताइए। असेप्टेट हाइफा बोलो तो सही, क्या नाम दिया? सिनोसिटिक हाइफा। इसको हमने क्या नाम दिया? सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। असेप्टेट, सेप्टम एब्सेंट है यहां पर। असेप्टेट का मतलब सेप्टम या इंटरनल सेल वॉल एब्सेंट है। इसलिए हमने इस टाइप के हाइफा को, किस टाइप के हाइफा को? इसलिए मैंने इस टाइप के हाइफा को असेप्टेट हाइफा या सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक रिप्रेजेंट सिनोसिटिक से कुछ याद आ रहा है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने बोला था, जब प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, जिसको सिनोसिटिक बोलते हैं। और इसी सेम कंडीशन को एनिमल के सेल में, एनिमल के लैंग्वेज में सिनसाइटियम, याद आ रहा है ना? कुछ तो याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है, रिमाइंड करिएगा, ठीक है। तो ये रहा यहां पर सिनोसिटिक हाइफा, असेप्टेट हाइफा। बात पकड़िएगा। चलते हैं दूसरे टाइप वाले हाइफा पे। यहां पर स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, मेंशन कर दे रहे हैं, ये है स्पोर जो फॉल ऑन द ग्राउंड या सबस्ट्रेटम और शो कर रहा है जर्मिनेशन से इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूं हाइफा। पता चला किसको मैं हाइफा बोल रहा हूं? इसको हाइफा बोल रहा हूं। और हाइफा का इलांगेशन होते जा रहा है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की वजह से। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बना, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें मिला असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा। यहां पर, कहां पर? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट और साइटोकाइनेसिस भी प्रेजेंट। इसकी वजह से मुझे मिला जो है यूनिन्यूक्लिएट। तो सुनिएगा, अब हमें यहां पर मिला यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलुलर। हर एक सेल थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा जो है, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स, मल्टीसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलुलर हाइफा, जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है। यहां पर इंटरनली सेप्टम या पार्टीशन या सेल वॉल, इंटरनली सेप्टम पार्टीशन या सेल वॉल हाइफा के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने इसको बोला सेप्टेट हाइफा। क्या नाम दिया? सेप्टेट हाइफा। सो स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, उस समय सेल डिवीजन कैसे हो रहा है?
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस कंडीशन को हम यहां पर बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मेंशन कर देंगे आगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सो दो टाइप का, सुनो असेप्टेट हाइफा, ये मिलेगा हमें, एग्जांपल लिया फाइकोमाइसिटीज क्लास में। फाइकोमाइसिटीज, इसके दो जो है फाइकोमाइसिटीज को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, ब्रेक किया गया, जो है एक है ओमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। और सेप्टेट हाइफा हमें मिलेगा स्पोमाइसिटीज में, हमें मिलेगा बेसिडियोमाइसिटीज में, और हमें मिलेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल है इसका, बात समझिएगा। सो ग्रुप ऑफ टैंगल्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा ने बनाया फंगस का थैलस लाइक बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसको हमने माइसिलियम नाम दिया, सिंगल फंगस का हाइफा। ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज ओल्ड लैंग्वेज में दोनों को कलेक्टिवली फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं। हम आगे बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में 5 क्लासेस में फंगस को ब्रेक करेंगे, माइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, स्पोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज को पुराने जमाने में कलेक्टिवली ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को फाइकोमाइसिटीज भी बोल रहे थे। तो ओ और जाइगोमाइसिटीज में जो है असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा रहेगा, और इसको बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफा मिलता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? किसी भी फंगस में, किसी भी सिंगल फंगस के बॉडी में या किसी भी सिंगल क्लास में जो है असेप्टेड और सेप्टेड दोनों टाइप के बॉडी, ऐसा नहीं कि फंगस का बॉडी है जिसमें 10 हाइफा है, कुछ हाइफा असेप्टेड, कुछ हाइफा सेप्टेड। ना, मैंने बोला फिर से ना, ऐसा नहीं होगा। इरेज करके मेंशन करते हैं, बात समझिएगा। किसी भी सिंगल फंगस थैलस में, किसी भी सिंगल फंगस के बॉडी में सिनोसिटिक असेप्टेड हाइफा और सेप्टेट हाइफा दोनों साथ में नहीं हो सकता। मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नो सिंगल फंगस थैलस हैज बोथ aseptate and septate hypha, aseptate and septate hyphae। ऐसा नहीं कि फंगस बॉडी में, जो फंगस बॉडी में नेटवर्क ऑफ हाइफा है, कुछ हाइफा असेप्टेट है, कुछ हाइफा सेप्टेट, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो दो टाइप के हाइफा, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा। कैरियोकाइनेसिस ईच टाइम फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा। बात कर रहा हूं नेक्स्ट मैं सेप्टेट हाइफा के बारे में, समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट फर्दर ले रहा हूं, सेप्टेट हाइफा। Septate hypha, it is of two types. Septate hypha, it is of two types. देखिएगा, मैं यहां पर दो टाइप के सेप्टेट हाइफा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये यहां पर एक सेप्टेट हाइफा है। ये सेप्टेट हाइफा इंटरनली डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स। ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। Each cell has single nucleus. Well, need your attention. Fungi ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंगस का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द हाइफा या इन द बॉडी ऑफ फंगस। सो ये यहां पर सेप्टेट हाइफा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये मैंने मेंशन किया, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा, सेप्टेट हाइफा।
ठीक है। यहां पर ईच सेल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में ईच सेल है सिंगल न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा। ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा। ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइफा। प्राइमरी 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी हाइफा, या इसको हम हैप्लॉइड हाइफा भी नाम दे सकते हैं, हैप्लॉइड हाइफा। सो नॉर्मल जो इसके पहले हमने सेप्टेट हाइफा के बारे में बात किया, जहां पर ईच न्यूक्लियस डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इंटरनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हाइफा, there is presence of many cell, each cell has single nucleus, तो multicellular uninuclear septate hypha generally due to presence of single nucleus it is also called monokaryotic hypha, also called such type of hypha primary hypha, haploid hypha। बात समझिएगा। ये यहां पर कुछ फंगस जो है, कुछ फंगस में दो प्राइमरी हाइफा, ये यहां पर मैंने ड्रॉ किए दो प्राइमरी हाइफा। एक प्रोसेस है, नाम है डाइकैरियोटाइजेशन। क्या नाम है? नाम है सोमैटोगेमी। ये यहां पर पॉजिटिव हैप्लॉइड हाइफा है, ये इसको बोला निगेटिव हैप्लॉइड हाइफा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी हाइफा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी हाइफा। ये दोनों प्राइमरी हाइफा एक ही फंगस थैलस को बिलोंग कर सकते हैं, या दो नियरली ग्रोइंग थैलस को बिलोंग कर सकते हैं। हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में समझेंगे। दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफा है, एक पॉजिटिव डोनर और दूसरा निगेटिव रेसिपिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों प्राइमरी हाइफा है। प्रोसेस का नाम दिया मैंने यहां पर सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी यहां पर डिटेल में नहीं डील करेंगे, आगे आएगा सोमैटोगेमी या डाइकैरियोटाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियोटाइजेशन, डाइकैरियोटाइजेशन या सोमैटोगेमी प्रोसेस के थ्रू दोनों प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज अटैच्ड हो जाएंगे, दोनों प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज यूनाइट हो जाएंगे। बात ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर है यूनियन ऑफ टू प्राइमरी हाइफा, दोनों प्राइमरी हाइफा डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट स्ट्रेन के हैं। एक पॉजिटिव कंसीडर होता है, दूसरा निगेटिव कंसीडर होता है। दोनों लेंथ वाइज फ्यूज हुए, लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ प्राइमरी हाइफा को हमने नाम दिया सोमैटोगेमी, या इस प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन भी बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, यहां पर दोनों के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व होगा, ब्रेकआउट होगा। दोनों के बीच का कॉमन वॉल जैसे डिसॉल्व होगा, दोनों प्राइमरी हाइफा के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे, दोनों प्राइमरी हाइफा के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, लेकिन दोनों के अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस रहेंगे, दोनों प्राइमरी हाइफा के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अनफ्यूज्ड रहेंगे। तो यहां पर प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी प्रेजेंट है, बट कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एब्सेंट है। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल, बट दोनों के न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड रहेंगे। ये देखिए यहां पर दोनों के बीच का, दोनों प्राइमरी हाइफा जो लेंथ वाइज अटैच्ड हैं, बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, लेकिन यहां पर दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अनफ्यूज्ड हैं। तो ये यहां पर प्लाज्मोगेमी तो हुआ, यहां पर साइटोप्लाज्म फ्यूज तो हुआ, लेकिन न्यूक्लियाई रिमेन अनफ्यूज्ड। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई। ऐसे में एक हाइफा मिला हमें यहां पर, ऐसे में एक हाइफा हमें यहां पर मिला जो कि है मल्टीसेलुलर, जो कि है मल्टीसेलुलर। ईच सेल हैज टू न्यूक्लियाई जो कि है बाइन्यूक्लिएटेड, मल्टीसेलुलर बाइन्यूक्लिएटेड। सो ऐसे टाइप के हाइफा को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा। क्या नाम देते हैं? डाइकैरियोटिक
कैरियोटिक हाइफा। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी हाइफा। ऐसे हाइफा को नाम देते हैं, ऐसे हाइफा को हम N+N हाइफा नाम देते हैं। N+N हाइफा। दो अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस N रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियस N रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लाइफ साइकिल ऑफ फंगस में एक ऐसा टाइम आता है जहां पर सेम फंगस के प्राइमरी हाइफा या दो डिफरेंट फंगस बॉडी के प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज फ्यूज होंगे। प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन बोलेंगे। कॉमन वर्ड डिसॉल्व हुआ, दोनों हाइफा के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, प्लाज्मोगेमी हुआ, लेकिन दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड हुए, कैरियोगेमी नहीं हुआ। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ टाइप ऑफ हाइफा, अ टाइप ऑफ सेप्टेट हाइफा जो मल्टी सेलुलर है, हर एक सेल में दो न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएटेड है। ऐसे हाइफा को हम नाम देते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, सेकेंडरी हाइफा, N+N हाइफा। एंड फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ये फेज जहां पर हाइफा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी हाइफा, इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। Dikaryophase, a phase where in multicellular hypha there is presence of two unfused nuclei, उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोफेज। बात समझा कि नहीं? ठीक है, बात क्लियर है। इरेज करके आगे बढ़ा रहे हैं। सेप्टेट हाइफा प्राइमरी हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा सेकेंडरी हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा मोनोकैरियोटिक हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा डाइकैरियोटिक हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा हैप्लॉइड हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा N+N हाइफा हो सकता है। ये मेन हाइफा रिप्रेजेंट होता है। ये लाइफ साइकिल में सोमैटोगेमी प्रोसेस के थ्रू बनता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। थोड़ा मुझे तो बता ही दीजिए, सेप्टेट हाइफा कौन कौन से क्लास ऑफ फंजाई में मिलता है? हमने पहले एग्जांपल दिया था एस्कोबेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज में, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर प्राइमरी हाइफा जिसको हम मोनोकैरियोटिक हाइफा बोलते हैं। मोनोकैरियोटिक हाइफा, प्राइमरी हाइफे, मोनोकैरियोटिक हाइफे, इट इज फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, it is found in basidiomycetes as well as it is found in deuteromycetes. लेकिन सेकेंडरी हाइफा, लेकिन सेकेंडरी हाइफे जिसको हम डाइकैरियोटिक हाइफे नाम दे रहे हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे, it is found only in ascomycetes and basidiomycetes. Ascomycetes and basidiomycetes. Need your attention. Absent in deuteromycetes. कोई गेस कर सकते हैं आप क्यों एब्सेंट होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज में? बोलो। डाइकैरियोटिक हाइफा ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्यों होगा एब्सेंट? किस प्रोसेस के थ्रू डाइकैरियोटिक हाइफा बना? बताओ, किस प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन हुआ? डाइकैरियोटाइजेशन। क्या मैं बोलूं ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होता होगा, इसलिए डाइकैरियोटिक हाइफा नहीं बनता है। और एक पॉइंट, इन एस्कोमाइसिटीज, बात पकड़िएगा, इन एस्कोमाइसिटीज थ्रूआउट लाइफ साइकिल, थ्रूआउट एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का जो भी लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल होगा, यहां पर प्राइमरी हाइफे लॉन्ग लिविंग होगा और सेकेंडरी हाइफे लाइफ साइकिल के कुछ स्ट्रक्चर में मिलेगा शॉर्ट लिविंग होगा। वेयर एज इन बेसिडियोमाइसिटीज में थ्रूआउट लाइफ साइकिल बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्टेजेस में जो है सेकेंडरी हाइफा रहेगा, कुछ ही स्टेजेस में प्राइमरी हाइफा होगा।
तो प्राइमरी हाइफा यहां पर शॉर्ट लिविंग होगा, कम समय के लिए जो है मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटीज में मिलेगा, वेयरएज मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटीज में सेकेंडरी हाइफा लॉन्ग लिविंग होगा, अच्छे खासे समय तक दिखाई देगा, लॉन्ग लिविंग। बात क्लियर है? बात क्लियर है? प्राइमरी हाइफा ये तीनों टाइप के ग्रुप जिसमें सेप्टेट हाइफा मिलता है, तीनों टाइप के क्लास जिसमें सेप्टेट हाइफा मिलता है, इसको बेसिडियो ड्यूट्रो तीनों में मिलेगा। सेकेंडरी हाइफा ड्यूट्रो में एब्सेंट, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाइकैरोटाइजेशन नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा। और जो प्राइमरी हाइफा है एस्कोमाइसिटीज में फंगस के लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक प्राइमरी हाइफा दिखेगा, कुछ स्टेजेस में सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन होगा। वाइस वर्सा है बेसिडोमाइसिटीज, जहां पर प्राइमरी हाइफा केवल कुछ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी हाइफा लंबे समय तक लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आया? इरेज करके आगे ले चल रहा हूं स्टोरी। सेप्टेट हाइफा, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा में सेप्टम के टाइप्स देखते हैं। जो लेंथ ऑफ हाइफा में अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन है जिसको सेप्टम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट लेंथ ऑफ हाइफा बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गए, उसकी बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेप्टम, टाइप्स ऑफ सेप्टम, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेप्टम, 3 टाइप के सेप्टम है, ये यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने यहां पर बनाया हाइफा, ये मैंने यहां पर बनाया हाइफा। हाइफा में न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब 2 न्यूक्लियस के बीच में साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल वॉल बन रहा है, जिसको हम सेप्टम बोल रहे हैं। सेल वॉल पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनता है। सेल वॉल दोनों साइड से बनना चालू होगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ग्रो होता जा रहा है, सेल वॉल के मटेरियल का डिपोजिशन होता जा रहा है और सेप्टम कंप्लीट बना। यहां पर कंप्लीट सेप्टम बना। सेप्टम का फॉर्मेशन पेरीफेरी से सेल वॉल जो है सेंटर की तरफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो ये है यहां पर सेप्टम, सेप्टम फॉर्म्ड फ्रॉम पेरीफेरी टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। और सेप्टम का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल का मटेरियल पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, इन द फॉर्म ऑफ सेप्टम कंप्लीट हुआ, तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट सेप्टम। ये रिप्रेजेंट हो रहा है कंप्लीट सेप्टम। तो सुनिएगा, सेप्टम कभी कभी परफोरेशन भी शो करता है, सेप्टम कभी कभी पोर फॉर्मेशन का भी शो करता है, परफोरेटेड भी होता है। दूसरा यहां पर आया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई है, एक हाइफा कंसीडर किया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ सेल वॉल मटेरियल डिपोजिट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, आफ्टर सम टाइम डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल सेंटर में जाके स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एक पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक पोर का फॉर्मेशन होता है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टम, due to formation of incomplete septum, here there is formation of pore। थोड़ा सुनिएगा, due to formation of incomplete septum, incomplete septum, there is pore formation, there is pore formation। This pore, it is involved in transfer of material between two cell, transfer of material between two adjacent cell। थोड़ा सुनिएगा, pore helps in transfer of materials, exchange of material या transfer of materials between adjacent cells।
और ये पोर यहां पर इट इज गार्डेड बाय अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो पोर के अंदर प्रेजेंट होता है, राउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो पोर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इस पोर को गार्ड करता है, पोर के थ्रू मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वोरोनिन बॉडी। अ राउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल through the pore, this is called Voronin body, this is called Voronin body। ध्यान दीजिएगा प्लीज, Voronin body, round crystalline structure, round crystalline structure controls the pore, controls the pore, या better to say controls transfer of material through pore, controls transfer of materials through pore, through pore। ऐसा टाइप का पोर सिंपल पोर सेप्टम नाम देते हैं। इस पोर को हमने यहां पर नाम दिया सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम। कभी कभी क्या होता है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है हाइफा, ये यहां पर है हाइफा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ सेल वॉल या सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जब मटेरियल का डिपोजिशन, सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन सेंटर में पहुंचता है, तो वो सेंटर में सेप्टम बैरल शेप में इन्फ्लेशन शो करता, बल्ज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो रहा है बल्जिंग ऑफ सेल वॉल, ये ऐसे यहां पर बैरल शेप में बल्ज आउट हो रहा है, बैरल शेप में इन्फ्लेशन हो रहा है, बल्जिंग को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये यहां पर इन्फ्लेशन शो किया, ठीक है। सो यहां पर भी पोर प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, दिस रिप्रेजेंटिंग पोर, आगे मेंशन करेंगे। सो यहां पर सेप्टम, सेप्टम शोज बैरल शेप या बैरल लाइक बल्जिंग, बैरल लाइक बल्जिंग या इन्फ्लेशन बोलते हैं इन द सेंटर, इन द सेंटर, ठीक है। यहां पर भी पोर का सेप्टम का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यहां पर भी सेप्टम का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से पोर का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो पोर है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना है, पोर के ऊपर भी होता है, पोर के नीचे भी होता है, इसको बोलते हैं पेरेंथोसोम। इसको क्या नाम देते हैं हम? पेरेंथोसोम, पेरेंथोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेड अप ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो बैरल शेप जो है बल्जिंग हुआ, पोर प्रेजेंट है, यहां पर भी सेप्टम इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेप्टम, ऐसे सेप्टम को हम बोलते हैं डॉली पोर सेप्टम, डॉली पोर सेप्टम, ऐसे सेप्टम को हम बोलते हैं डॉली पोर सेप्टम। सिंपल पोर सेप्टम में स्मूथ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा था, सेंटर में पहुंचते ही सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, सेप्टम का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया, और यहां पर जो है सेल वॉल का डिपोजिशन सेंटर में जाके इन्फ्लेशन शो कर रहा है, बैरल शेप का जो है बल्जिंग शो कर रहा है। वोरोनिन बॉडी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है पोर के थ्रू, पेरेंथोसोम मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है पोर के थ्रू। तो सुनिएगा, ठीक है, ये इतना समझा। तीन टाइप के सेप्टम समझे, कंप्लीट सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम और डॉली पोर सेप्टम। बात ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर, ठीक है। आगे एग्जांपल ले देते हैं, यहां पर स्पेस नहीं है, ये इरेज कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? सेप्टम का फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। सो यहां पर, ठीक है, आगे लिख देता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। सेप्टम shows
परफोरेशन, परफोरेशन दैट इज प्रेजेंस ऑफ पोर्स, प्रेजेंस ऑफ पोर्स। और पोर्स का क्या काम है? एडजेसेंट सेल में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन किया सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम it is found in ascomycetes, it is found in ascomycetes and deuteromycetes, deuteromycetes के मेंबर में। whereas dolichopore septum, dolichopore septum it is found in basidiomycetes, it is found in basidiomycetes। basidiomycetes basically सबसे कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व क्लास ऑफ द फंजाई रिप्रेजेंट करता है। सिंपल जो सॉरी कंप्लीट सेप्टम इन जनरल किसी भी मेंबर में मिल सकता है, स्पेसिफिकली सिंपल पोर सेप्टम इसको ड्यूट्रोमाइसिटिस का कैरेक्टर है और डॉलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसिटिस का कैरेक्टर है। बात समझ में आया? तो हमने फंगस के बॉडी को माइसीलियम बोला,